Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Student Point Academy. In this today's video we are going to learn a English lesson of 9th standard. English lesson of 9th standard. It is from English medium. The unit is unit number 1 and the topic is 1.2. Topic है a synopsis, the Swiss family Robinson. A synopsis. ओके नाउ सिनॉप्सिस का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. सिनॉप्सिस का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट ऑफ अ बुक. मतलब यहाँ पे जो भी चीज बताई है, एक स्टोरी यहाँ पे दी है स्विस फैमिली की. स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की फैमिली. रॉबिन्सन उस फैमिली का सरनेम या नेम था. रॉबिन्सन फैमिली के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है. और सिनॉप्सिस मतलब शॉर्टकट में यहाँ पे दिया गया है. अब हम देखेंगे लेसन में क्या बताया है. व्हाट इज दिस लेसन अबाउट. द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज अ वेल नोन एडवेंचर नॉवल दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एंजॉयड फॉर मोर देन 200 years. तो जो स्विस फैमिली है रॉबिन्सन की जो स्विट्जरलैंड की फैमिली है इज वेल नोन. वो प्रख्यात थी फॉर किस लिए. एडवेंचर यानी साहसी कार्य. कोई भी साहसी कार्य करने में वो फेमस थे. नोवेल दैट द पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एंजॉयड फॉर मोर देन 200 years. मतलब ये सिनॉप्सिस जो लिखा है रॉबिन्सन फैमिली का वो बहुत ही फेमस है. वो नॉवल बहुत ही फेमस है और जिसको अब तक 200 से ज्यादा कंट्रीज के लोगों ने पढ़ चुके हैं. इट हैज ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक्स नॉवेल्स एंड फिल्म्स. और इस नॉवल के ऊपर नॉवेल्स तो लिखी गई है लेकिन इस पे नॉवेल्स पे ग्राफिक्स भी बने हैं और फिल्म्स भी बनाई गई है. तो दिस मच फेमस वाज द नॉवल द रॉबिन्सन फैमिली. अब हम आगे चलते हैं. द नॉवल. ओके द नॉवल इज रिटन बाय स्विस The novel written by a Swiss clergyman John David Wesley. Clergyman का मतलब होता है a father in a church. वो एक चर्च में फादर थे. ओके उनका नाम था जॉन डेविड वेस्ली. इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर. मतलब वो लिखी हुई जो नॉवल है सिर्फ साहसी कार्य नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं. इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation and prudent use of resources. मतलब ये जो नॉवल लिखा हुआ है ये सिर्फ एडवेंचर ही नहीं है लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सिखाने का. एम इज एट टीचिंग. किसको सिखाना. यंग पीपल्स, जो युवा पीढ़ी है उनको सिखाने का इस राइटर का जॉन वेस्ले का एक उद्देश्य है. जो क्या सिखाना चाहते हैं. वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस. कुछ वैल्यूज सिखाना चाहते हैं हमें, जैसे सेल्फ रिलायंस मतलब होता है स्वावलंबी कैसे बने. डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा हम कैसे कर सके, किसी चीज पे हमारा इरादा कैसे हम विश्वास से रख सके. लव फॉर योर फैमिली. आजकल हमने देखा है कि हम लोग फैमिली से दूर होते जा रहे हैं, तो फैमिली के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है वो ये राइटर हमें सिखाना चाहता है. और नेक्स्ट कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, साथ देना. एंड प्रूडेंट मतलब होता है दूरदर्शी या बुद्धिमत्तापूर्ण. यूज ऑफ रिसोर्सेज. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, तो हम इस ऐसे समय में ये लेसन को पढ़ रहे हैं जिसमें पेंडेमिक चालू है. और पेंडेमिक में हमने देखा है कि काफी जगहों पे खाने की प्रॉब्लम, पीने की प्रॉब्लम, मेडिसिन की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम थी. तो ऐसे रिसोर्सेज को किस तरह से यूज किया जाए, जो हमारे पास है उस चीजों को कैसे यूज करें, ये सारी चीजें जॉन विटसन इस हमें सिनॉप्सिस स्विस फैमिली से सिखाना चाहते हैं. इट ऑल्सो हैज गुड लेसन रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स.
तो ये लेसन जो है रिलीवेंट है, मिलता जुलता है नेचुरल साइंस से। नेचर से हम क्या सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि हमने आज तक जो भी हमारे पास है हमने वो नेचर से ही सीखी है। तो हम किस तरह से नेचर से ये बातें सीख सकते हैं ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। गुड हस्बेंड्री, यानी हस्बेंड्री मतलब होता है प्राणी पालन करना, कृषि कर्म मतलब खेती बाड़ी करना, है ना। खेती बाड़ी हम कैसे करें, हाउ वी कैन डू प्लांटेशन, उसके लिए एनिमल्स वगैरह, प्लांटेशन, बीज लगाना, ये सारी चीजें हम कैसे करें। एंड इवन मैथमेटिक्स, और नेचर से हम मैथमेटिक्स कैसे सुने। तो वो सारी चीजें तो हमने सुनी है, सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन एंड ऑल, लेकिन नेचर से हम नेचुरल साइंस सीखेंगे, गुड हस्बेंड्री खेती कैसे करना, और मैथमेटिक्स भी सीखेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू। सो आगे हम देखते हैं, सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल्स डू स्ट्रेच रियलिटी टू द सर्टेन एक्सटेंट। मतलब इसमें कुछ हादसे ऐसे बताए हैं जो सच्ची घटना, मतलब हमारे जीवन में भी घटी होंगी वैसी घटनाएं, हमें ऐसे प्रतीत होता है। बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज अ वर्क ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉट अ फैक्ट। लेकिन ये सच्ची कहानी नहीं, ये काल्पनिक है, फिक्शन है, ये काल्पनिक है, ये फैक्ट नहीं है। मतलब ये काल्पनिक एक लिखा है उस लेखक ने वो लेसन को, जो को रिलेट करता है, जो संबंध करता है कि सच में ये हमें रियल लाइफ में हमारे साथ हो रहा है। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। मतलब जो लेसन है, पूरी जो किताब है वो अलग है, उसका एक छोटा सा हिस्सा इस लेसन के थ्रू प्रस्तुत किया गया है, हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। देखते हैं हम इससे आगे क्या सीखते हैं। द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। अब यहां से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। वी विल स्टार्ट नाउ। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म। मतलब स्टोरी चालू होती है कि विलियम नाम का एक व्यक्ति है, एलिजाबेथ उसकी बीवी होगी, एंड द चिल्ड्रन उनके बच्चे, विलियम और एलिजाबेथ के बच्चे, ये ट्रैवलिंग कर रहे थे, सफर कर रहे थे एक शिप के अंदर। उसी समय उस शिप को एक स्टॉर्म ने, मतलब तूफान ने घेर लिया। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, भवंडर ने घेर लिया। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम। और वहां पे शिप में जो अदर पैसेंजर्स थे, दूसरे यात्री थे, इवैक्यूएटेड हो गए। इवैक्यूएटेड मतलब वहां से भाग गए, अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। विदाउट देम, उनको लिए बगैर। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फ्रिज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। अब उस शिप के अंदर विलियम और उसकी फैमिली के बच्चे जो थे, जिसमें एक था फ्रिज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स, ये 4 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, यानी ये 6 लोग उस शिप में ही छोड़ दिए गए उनके हाल पर। ओके, नाउ वी विल सी इन फर्दर। दे विदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड। अब उन्हें, विदर्ड का मतलब होता है ऋतु, वेदर का मतलब होता है ऋतु। दे वेदर द ग्रेट स्टॉर्म, यानी उस ऋतु में उन्होंने भयानक तूफान देखा था जो शिप का ही इंतजार कर रहा हो। जैसे ऐसा लग रहा था कि वो उस जहाज का ही इंतजार कर रहा हो और अभी वो डुबो देगा। द शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। मतलब द शिप सर्वाइव, शिप को कुछ भी नहीं हुआ, फैमिली में किसी मेंबर का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, और सुबह तक सर्वाइव द नाइट, रात भर उस तूफान से जूझते रहा। और फैमिली सुबह विद इन अ साइट, जैसे उन्होंने आंखें खोला तो एक ट्रॉपिकल डेजर्ट पे थे। एक ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब तीव्र उष्ण। अब डेजर्ट है तो गर्मी होगी, है ना, तो ट्रॉपिकल मतलब गर्मी के प्रदेश में आइलैंड पे पहुंच गए थे, आइलैंड। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी सुबह, दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो आइलैंड में जाकर रुकेंगे, बियॉन्ड द रीफ। रीफ का मतलब होता है समेटना, यानी जहाज में जो बिखर गया था तूफान की वजह से, जो टूट फूट हो गया था, उसे समेट कर उन्होंने सोचा था कि वो आइलैंड पे चले जाएंगे।
विथ मच इफर्ट, ज्यादा मेहनत के साथ, दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब से उन्होंने से एक वेसल बनाया था। वेसल मतलब जैसे हमारे साइकिल में वगैरह ट्यूब होता है ना, उसी तरह का वेसल उन्होंने बनाया हुआ था। आफ्टर दे फिल द ट्यूब विथ फूड एंड एमिनेशंस and all other articles of the values they could safely carry, they rode towards the island. मतलब उन्होंने एक ट्यूब बनाया था, एक ऐसा ट्यूब कि जिसमें वो सामान रख सके, वेसल बनाया था जिसमें वो पूरा अपना सामान रख सके, जैसे जहाज में जो भी उनके काम की चीजें थी, खाना, एम्यूनेशन मतलब चाकू, भाले, बर्ची, जो भी चीजें वहां पे मौजूद थी, हथौड़ी वगैरह सब जो भी होगा, वो सारी चीजें उन्होंने उस वेसल में डाल दी। दे कुड सेफली कैरी, जो भी चीजें सेफली सुरक्षा पूर्वक वो ले जा सकते थे, वो सारी चीजें उन्होंने उस आइलैंड पे लेके गए। टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम ट्रक एंड जूनो स्वैम बिसाइड देम। अब उस जहाज में 2 कुत्ते भी थे, ट्रक एंड जूनो, स्वैम मतलब तैरकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। द शिप्स कार्गो of livestock, guns and powder, carpentry tools, books and disassembled pinnace and provisions had also survived. मतलब उस जगह पे खाने की चीजें जो थी, कार्गो मतलब शिप, शिप में जो भी सामान लादा जाता है उसे कहा जाता है कार्गो। तो उस शिप में जो कार्गो था, लाइव स्टॉक थे। लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक मतलब होता है एनिमल्स, पशुधन। गन बंदूक, पाउडर जो भी है, कारपेंट्री, कारपेंट्री का सामान मतलब हथौड़ी, छन्नी वगैरह जो भी है। किताबें थे। डिसअसेंबल पिनैक, पिनैक मतलब निविदा, जो भी डिसअसेंबल हुई थी वहां पे, जो हानि हुई थी, जो चीज उनकी यूज की थी, वो सारी चीजें। एंड प्रोविजन हैड ऑल्सो सर्वाइव, एंड प्रोविजन हैज ऑल्सो सर्वाइव। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, विलियम, विलियम कौन था? फादर, अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड किक्स टू वन अनदर एंड बिल्ड अ बो एंड दैट कार्व्ड अराउंड देम। अब विलियम ने क्या किया? एक फ्लोटेबल ओल्ड किक्स, किक्स मतलब पीपा, टीना जो होता है, उसे उसने वन अनदर, एक दूसरे के साथ बांध दिया विद द बो एंड कर्व्ड अराउंड देम, और को प्रॉपरली उसने बांध दिया यूज करने के लिए। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड, और वो आराम से उस आइलैंड पे सक्सेसफुली आइलैंड पे पहुंच गए। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफन द फ्लोर विथ आर्मलोड्स ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स। वो आराम पूर्वक आइलैंड पे पहुंच गए। आइलैंड पे पहुंचने के बाद उन्होंने टेंट बना लिया, अपने रहने के लिए एक टेंट बना लिया, और वहां पे जो फर्श थी उसको आर्म लोड से, उस फर्श को आर्म लोड से, जो भी हेवी चीज थी ग्रास कट करने की, उससे वो ग्रास जो घास वगैरह थे वो काट कर कर उस चीज को लेवल कर दिया पलंग के जैसे, और सॉफ्टन बना दिया, सॉफ्ट बना दिया। दे केम टू अ ग्रूव ऑफ ट्री, दे केम टू अ ग्रूव ऑफ ट्री मतलब वो ऐसे जगह आके रुके थे जहां पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। ग्रूव मतलब होता है कवर्ड विथ, चारों ओर से रेंगना या बाग बगीचा जो बोलते हैं, वैसे जगह थी। वन ट्री ग्रीव व्हाट लुक लाइक गार्ड ऑन इट्स ट्रंक, मतलब एक ट्री ऐसी थी जो ग्रो हो गई थी, यानी बढ़ गई थी, तो कैसे लग रही थी? लौकी के जैसे लग रही थी। ऑन इस ट्रंक, ट्रंक ओके, वो ट्री ट्रंक के जैसे दिख रही थी, गार्ड के जैसे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में उसकी फैमिली और बच्चे, उन्होंने जो पीपा बांधा हुआ था, तो इसके ऊपर वो बैठ के इस तरह से उन्होंने किक्स बनाए थे, और इनके साथ साथ ये 2 कुत्ते भी तैर रहे थे, एंड दे इजिली रीच द आइलैंड। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। द फादर टोल्ड फ्रीज, फादर ने फ्रीज से कहा, शायद वो बड़ा बेटा होगा। द गार्ड वुड make excellent bowls and spoons and they cut them into various utensils। अब पप्पा ने कहा फ्रिज से कि वो जो बॉटल गार्ड जैसे चीजें वो पेड़ पे जो लटकी है, वो हमें
क्या करने की, एक्सीलेंट उससे बाउल्स बन सकते, कटोरी, गंजी, खाना वगैरह बनाने के लिए, स्पून, एंड दे कैन मेक इनटू द वेरियस यूटेंसिल्स, और उससे काफी सारे बर्तन, हम अलग अलग तरह के बर्तन बनाकर यूज कर सकते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद, एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। अब वो उस आइलैंड पर टेंट बनाकर इस तरह से रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम, एलिजाबेथ ने विलियम से कहा, अपने पति से कहा कि हमें पूरी फैमिली को एक सेफर जगह पे ले जाना चाहिए, सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहिए। Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. मतलब वो जिस जगह पे रहते थे वो खुला ही नहीं था, वो जगह खुली ही नहीं थी, लेकिन वो ड्राई भी थी और काफी गर्मी भी हो रही थी उस जगह पे। If they build a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals. मतलब अगर किसी तरह वो एक बड़े से पेड़ पर अगर अपना घर बना सके तो वो इस जैकल से, इस लोमड़ी से, भेड़िए से, जो जंगल में, देवर इन द आइलैंड, चारों तरफ जंगल ही जंगल था, तो जंगल के जो प्राणी होते हैं उनसे वो सुरक्षित रह पाए। तो उस एलिजाबेथ ने सजेस्ट किया कि काश अगर हम किसी पेड़ पे घर बना सकते तो वी विल बी सेफ फ्रॉम जैकल्स। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, वन whose trunk was nearly 40 feet in a diameter. 40 feet in a diameter. अब यहाँ पे मैथ्स आ गया। अब उसने तो पता है कि हम पेड़ के ऊपर घर बनाएंगे, लेकिन उसने एक ऐसा परफेक्ट ट्री के बारे में बताया, दिखाया उस जंगल में, कि जहाँ जिसका ट्रंक जो था, जिसका गाभा, जो मध्य भाग जो था, नियरली 40 फीट इन डायमीटर, उसका डायमीटर था 40 फीट। अब डायमीटर क्या है? इज अ लाइन विच passes through the center and touches both the circumference of the circle, है ना? तो 40 फीट का था। Now, the branches were very long and extended straight and from the trunk, making the perfect platform for the structure. और वो जो पेड़ था उसके ब्रांचेस जो थे, टहनियां थी, वो बहुत ही बड़े थे, लंबे थे, एक्सटेंड और चौड़े भी थे, है ना, ट्रंक के जैसे, और एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना रहे थे जिसपे हम लोग घर बना सकते। ऐसा उस एलिजाबेथ ने सजेस्ट किया। लेटर, बाद में, व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस, द फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्राइंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स। अब ये सब देखने के बाद विलियम्स ने भी देखा कि पेड़ काफी बड़ा है, तो वो पेड़ की टहनियां प्रॉपर हाइट डिसाइड कर लोअर जो ब्रांचेस था, सबसे निचला जो ब्रांच था जहां पे वो आसानी से पहुंच सके, फादर ने अपने बच्चों को लेके गए और वहां पे ज्योमेट्री पढ़ाई। इट टॉट बॉयज अ ज्योमेट्री, हाउ टू यूज ट्राइंगल्स, ट्राइंगल का यूज कैसे कर सकते, किसमें, मेजरिंग बिग ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीजों का यूज किस तरह कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो ट्राइंगल, रेक्टेंगल सब पढ़ते हैं, तो लाइफ में हम लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि इनका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन आप प्रॉपर उस सब्जेक्ट्स को सीखते हो तो उसका क्या यूज है हम इस लेसन से सीखेंगे। अब ट्राइंगल से कैसे हम लोग मेजर करें उस ट्री को, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक। उसने क्या किया? मेजरमेंटली डिफिनाइड डिस्टेंस, यानी कितने अंतर पे उनको घर का कंस्ट्रक्शन करना है। क्योंकि हम प्लॉट लेते हैं 1600 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, लेकिन पूरी इसमें घर बनाते हैं क्या? हम लोग एक इंजीनियर से उसको बताते हैं कि हमारी जमीन है इतनी और इतनी बचनी चाहिए साइड में और हमें ऐसे करना है, तो वो प्रॉपरली जमीन का यूज कर कर हमें घर बना के देता है। तो उसी तरह फादर विलियम्स ने प्रॉपर डिस्टेंस मेजर किया उस ट्रंक का। देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स, और उसने फिर उसके बाद एंगल्स कैलकुलेट किए, कितने एंगल्स है, एक रॉड पकड़कर। ओके, डिटरमाइनिंग दैट द लोएस्ट ब्रांच वाज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड। अब उन्होंने मेजरमेंट करते हुए पता लगा है कि जो सबसे निचला ब्रांच है वो जमीन से 30 फीट ऊपर है। कितना? 30 फीट ऊपर है। वी विल सी दिस वे विलियम हैज टॉट हिज चिल्ड्रेन द मैथ्स, द ज्योमेट्री। इस प्रकार
विलियम्स ने अपने बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ाई। द मैन नॉटेड अ रोप एट सर्टेन इंटरवल्स एंड अटैच पीस ऑफ बाम्बूस इन ईच नॉट। अब उन्होंने एक नॉट बांधी, नॉट मतलब गठान और रोप मतलब रस्सी, रस्सी की गठाने बांधी और हर एक इंटरवल पे प्रॉपर डिस्टेंस पे उन्होंने बाम्बू को अटैच कर दिया। जैसे रस्सी की सीढ़ी होती है ना, हमारे घर में जब व्हाइट वॉश होता है तो वो दोनों तरफ से रस्सी रहती है और बीच में लकड़ियां रहती है, उस पर चढ़ के व्हाइट वॉश करते। द सेम वे दस दे क्रिएटेड देयर लैडर, उन्होंने अपनी सीढ़ियां बनाई। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेक ऑन रनिंग रैदर देन व्हील्स। अब वो फादर बीच के पास वापस आए, समंदर के पास, और उन्होंने कुछ ड्रिफ्ट वुड मतलब कुछ लकड़ियां वहां से जमा की, ये सोचकर कि वो परफेक्ट स्लेज बना सकते, ही कैन मेक अ परफेक्ट। नाउ ड्रिफ्ट वुड मतलब होता है कि बहकर आने वाली लकड़ियां, समंदर में कुछ चीजें बहकर भी आ जाती है, तो वो लकड़ी को उन्होंने जमा किया और सेलेक्ट किया मतलब हथौड़े से मार के उन्हें जोड़ दिया। एंड रनर रादर देन द व्हील से अलावा लेटर दे यूज इन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और बाद में उसी चीज का उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया। ओके, मीनवाइल एलिजाबेथ अनाउंस दैट द गार्डन शी हैड बीन टेंडिंग वाज प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट्स। अब उतने में ही एलिजाबेथ ने अनाउंस किया कि बताया अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, उसने एक गार्डन वहां पे तैयार किया था और जहां पे हेल्दी प्लांट्स उगना शुरू हो गए थे। कॉर्न, अब उस गार्डन में क्या क्या थे? कॉर्न, मेलन्स मतलब वाटरमेलन्स, पंपकिन्स एंड कुकुम्बर्स वर ऑलरेडी ग्रोइंग। मतलब उस जगह पे कॉर्न दानेदार मक्का वगैरह जो बोलते हैं वो, वाटरमेलन, पंपकिन कद्दू और कुकुम्बर ककड़ी, ये सारे वहां पे उस गार्डन पे उन्होंने उगाए थे। द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन, ओनली द फादर एंड द फ्रीज ट्रैवल टू द वुड्स exploring and finding such exotic place as one with waxy fruit from which candles could be made। मतलब दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे, फादर और फ्रीज ये दोनों जंगल की तरफ निकल गए लकड़ियां लाने के लिए, और वो ऐसी चीज ढूंढ रहे थे, ऐसा एक्सोटिक प्लांट ढूंढ रहे थे। एक्सोटिक मतलब आकर्षक प्लांट जिससे वैक्स बन सके, जिससे मोम बन सके और उस मोम की वजह से कैंडल बनाई जा सके जिसका उपयोग रात को जलाने में हो। फ्रिज डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सुडिंग अ रबर शेप फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स। अब घूमते घूमते जंगल में फ्रीज को एक ट्री दिखाई दी जिससे रबर शेप का था, तो उसको देखकर उसके पप्पा ने कहा कि इससे हम लोग अपने शूज बना सकते, वी कैन मेक आवर बूट्स। बूट्स मतलब होता है शूज। नेक्स्ट, थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर। अब सीजन बदलते रहता है, रेनी, विंटर, समर, तो नेक्स्ट विंटर आने से पहले फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बिलोंगिंग्स। अब विलियम्स ने डिसाइड किया दूसरे विंटर आने से पहले, विंटर सीजन आने से पहले, कि हम ऐसा एक जगह ढूंढते हैं जहां पे हमारे पास जितनी भी स्टोरेज है, जितनी भी चीजें हमने अपने साथ में रखी हैं, वो प्रॉपरली सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। फ्रीज केम अप विद एन आइडिया ऑफ अ केव। तो उतने में फ्रीज को एक आइडिया है कि हम लोग केव में रहेंगे। केव मतलब गुफा के अंदर, जहाँ पे बारिश भी नहीं लगेगी, ठंडी भी नहीं लगेगी और हमारे सामान सुरक्षित रहेंगे। नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट their own cave in the rocks abutting their camping site। अब उन्हें एक भी गुफा दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद कार्व करेंगे, खुद ही उसको गुफा को तैयार करेंगे और वो वहां पे रहना चालू करेंगे। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, स्मूथ मतलब चिकने परत पर, पत्थर की चिकने परत पर, फादर मार्क द डायमेंशन फॉर एन ओपनिंग and they picked away the hard surface with their axe, chisel, hammer and sloves। फिर उन्होंने स्मूथ सरफेस पे डिजाइन बनाई कि वो हमारा ओपनिंग होगा, हमारा दरवाजा होगा,
एक खिड़की होगी, और उन्होंने उनके पास जो सामान था, एग्स, कुल्हाड़ी, चेसल, हैमर, हथौड़ी, स्लॉप्स। स्लॉप्स मतलब होता है बेलचा। स्लॉप्स मतलब होता है बेलचा, और चेसल मतलब होता है छन्नी। ओके, हैमर मतलब हथौड़ा। ये सारी चीजें निकाली। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज, कुछ दिन तक, द फैमिली कट window and in the rocks and allow for cross current of air and for sunlight to enter the cave। और उन्होंने कुछ दिनों तक उस पर मेहनत करके, कार्विंग कर कर एक खिड़की बना ली, जिसके माध्यम से हवा आती जाती रहे। क्रॉस करंट मतलब हवा आर पार आना जाना। हम लोग खिड़की क्यों बनाते हैं घर में? कि बाहर की हवा अंदर आए, ठंडी हवा, और अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाए, दूषित हवा बाहर हो जाए, और सनलाइट हमें प्रॉपर प्रोवाइड हो। ऐसे उन्होंने एक विंडो बनाई। When they had finished, they had 4 rooms complete with fireplace. They now had a new winter home। अब उन्होंने फिनिश किया, और फिनिश करने के बाद, वो कार्विंग करने के बाद, उन्होंने देखा कि उन्होंने 4 रूम बना लिए थे, और जहां पे हर जगह पे फायर प्लेस था, यानी हर जगह पे किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इस तरह से उन्होंने पूरी अच्छे से रूम्स बना लिए थी। और नेक्स्ट विंटर की उनकी तैयारी हो गई थी, उनका घर तैयार हो गया था। द हाउस वॉज रेडी फॉर देयर लिविंग। नेक्स्ट लाइन, बिकॉज ऑफ लो लाइट, कम उजाले की वजह से। अब केव से अंदर लाइट कैसी जाएगी? जंगल की जगह पे है। द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑप्रेसिव। अब जो घर उन्होंने बनाए थे जो केव के अंदर, वो ऑप्रेसिव था, यानी वहां पे प्रॉपर उजाला नहीं आ रहा था। दे रेमेडी दिस, फादर एंड जैक रिजेक्ट अप अ न्यू लाइट। अब इसके बारे में उन्होंने विचार किया, और उन्होंने एक नई युक्ति लगाई, रिजेक्ट अप अ न्यू लाइट। उन्होंने नई लाइट का बंदोबस्त किया। अब किस तरह से? दे फाउंड अ बाम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग। उन्होंने एक ऐसा बांस ढूंढा जो जमीन से छत तक, सीलिंग मतलब छत तक पहुंचे। देन आफ्टर सिक्योरिंग इट, दे क्लाइम to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship। उन्होंने एक बांस लाया जो जमीन से छत पर टच हो सके, और उसको वहां पे सुरक्षित जगह पे गाड़ दिए, यानी लगा दिए, वो हिलना नहीं चाहिए। और कुछ अंतर पर जाकर, कुछ डिस्टेंस पर जाकर उन्होंने एक लार्ज ऑयल लैम्प, लालटेन जिसको बोलते हैं, वो वहां पे बीच में टांग दिया, जो उन्होंने शिप से, जहाज से अपने साथ में लाया था। तो दिस वे दे मेक द लाइट फॉर देयर लिविंग। इस तरह से उन्होंने रोशनी का बंदोबस्त किया। और हम रहते हैं तो रोते रहते हैं ना। वन डे दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हट्स हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड द कल्टिवेटेड फील्ड अराउंड इट हैड बीन ट्रम्पल्ड एंड रून्ड। अब उन्होंने देखा कि आसपास एक फैमिली थी, उन्होंने भी इसी तरह से गार्डन वगैरह बनाए थे, और उनका गार्डन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। जो भी चीज उन्होंने उगाए थे वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड वॉज रून्ड, उसे कुचला गया था। ट्रम्पल्ड एंड रून्ड, ओके। इस तरह से उनका पूरी चीज तहस नहस कर दी गई थी। देयर वर ह्यूज फुटमार्क्स एवरीवेयर, बड़े बड़े पैरों के निशान थे हर जगह। फादर सॉ मैसिव डैमेज ऑफ ट्रीज as well as many huge footprints which he identified as belonging to an elephant herd। अब पिताजी ने वो सारी चीज का जांच पड़ताल किया, तो वहां पे बड़े बड़े पैरों के निशान थे, पेड़ गिरे हुए थे, और उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये पैर शायद हाथी के हर्ड, यानी हाथी का जो झुंड था उसके होंगे। ये हाथी वहां से गुजरे होंगे, और उन्होंने पूरा जंगल समझकर तहस नहस कर दिया। The next morning, दूसरी सुबह, the family began to design a new defense to discover all wild animals from entering their cultivated land। अब फिर दूसरी सुबह उस परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए, उन्होंने जो गार्डन लगाया था उसके सुरक्षा के लिए उन्होंने उपाय योजना चालू कर दी, जिससे वाइल्ड एनिमल उसे डिस्ट्रॉय न कर पाए, जो भी उन्होंने उगाए थे, चीजें उगाई थी उस जगह पे। दे ऑल्सो
फाइनलाइज देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेजिडेंस, और उन्होंने नए घर की भी योजना बना ली. ओके, rather than building a house on stilts which the elephant could knock down easily, they would use 4 strong trees growing in a square near one another as a foundation. मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि हाथी के पैर से अगर उनका घर कुचला गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बड़े पेड़ के ऊपर वो घर बनाएंगे जिससे हाथी प्रॉपरली कुचल ना सके और हमारा फाउंडेशन मजबूत हो, जिसे हाथी बिल्कुल जिस पेड़ को उखाड़ ना सके वैसे पेड़ पर वो अपना घर बनाएंगे. द ट्री वर ऑफ इक्वल साइज अप्रोक्सीमेटली 12 feet apart, thus they built another safe house. और उन्होंने फिर एक अपना तीसरा घर बनाया पेड़ों के ऊपर, और पेड़ों का जो साइज था वो 12 feet इक्वल था, हर पेड़ 12-12 फीट के थे और प्रॉपर अंतर पे रखे हुए थे. कितना प्यारा एडवेंचर है. वो जंगल में पहुंच गए जहाँ पे कोई रहता नहीं है ना, और ऐसे ही रहते रहते जंगल में घर बनाते बनाते उस परिस्थिति का सामना करते करते 10 years passed and the young boys were now young men and their parents were very proud. They called the island New Switzerland. Many adventures occurred over the year. अब इसी तरह उनके 10 साल उस आइलैंड पे बीत गए, और जो यंग थे, जो फादर मदर थे वो बूढ़े हो गए, और जो बच्चे थे वो यंग वंस बड़े पुरुष बन गए, आदमी बन गए, है ना. एंड उनके पेरेंट्स को बहुत गर्व था कि उन्होंने 10 साल अच्छे से वहां पे गुजारे. दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड. वो उस आइलैंड को उन्होंने नाम दिया था न्यू स्विट्जरलैंड. और उनके जीवन में 10 साल में इतने सारे एडवेंचर हुए कि वो उसका बयान नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने उस सब को फेस करके अभी तक 10 साल तक वो जिंदा थे. ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रीज हैड नॉक्ड डाउन एन albatross which was threatening to attack him and found a rack tied to the large bird legs. अब on the another shore, दूसरे आइलैंड पे फ्रीज को एक पक्षी, एल्बेट्रो मतलब एक पक्षी है जो समुद्र दिशा में पाया जाता है. द मीनिंग इज बीन गिवन हियर इन योर पैसेज. और लार्ज लॉन्ग विंग्ड सी बर्ड. एल्बेट्रोस मतलब एक बर्ड का नाम है जिसके पंख बहुत बड़े होते हैं, पैर बहुत बड़े होते हैं. और थ्रेटनिंग, वो डर रहा था, फ्रीज वॉज थ्रेटनिंग कि वो पक्षी उसे अटैक ना कर दे, उसे मार ना दे, लेकिन उसके पैर पे कुछ तो भी बंधा हुआ था. ऑन द रैग वॉज अ मैसेज. एक मैसेज था, एक संदेश लिखा होता, दैट एन इंग्लिश वुमन हैड बीन स्टार्टन ऑन द स्मोकिंग रॉक. मतलब एक इंग्लिश वुमन थी, एक लेडी थी जो फंस गई थी. कहाँ पे? स्मोकिंग रॉक, जहां से धुआं निकलता है, जिस पहाड़ी से धुआं निकलता है वैसे जगह पे वो फंस गई थी. फ्रीज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वाज. अब फ्रीज को कुछ आइडिया नहीं था, गेसिंग नहीं था कि ये लेटर अभी का है, ये संदेश अभी का है, कि ये काफी पुराना संदेश है. ओके, पर वो संदेश उसने देखा. हिज फादर सजेस्टेड Freeze had no idea how old the message was. His father suggested that smoking rocks sounded like a reference of an volcano. मतलब स्मोकिंग रॉक्स, जिस रॉक से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये है. साउंडेड लाइक मतलब इसका मतलब ये है कि वहां पे वॉल्केनो होगा, है ना. तो वॉल्केनो होगा, लावा होगा चारों तरफ, तो इट इज डेंजर. वो जगह काफी डेंजरस है. Since there were no volcanoes in the vicinity, the bird might have come from hundreds of miles away. या उन्होंने दूसरा निष्कर्ष लगाया कि आसपास अगर कोई वल्केनो नहीं भी हुआ तो ये बर्ड जो आई होगी वो 100 माइल्स अवे से, 100 किलोमीटर दूर से आई होगी. However, Freeze felt that someone need his help and he was determined to do his best to find the sender. लेकिन फ्रीज को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा. फ्रीज का उद्देश्य था कि चाहे कुछ भी हो, जिसने भी ये मैसेज भेजा है वो कोई भी हो, उसे उस व्यक्ति की मदद करनी है, उसे ढूंढना है कि वो
मैसेज भेजने वाला कहाँ पे है और उसे वो फ्रीज किस तरह से बचा सके। दिस वॉज हिज थॉट। बिफोर रिटर्निंग होम, घर जाने से पहले, ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट ऑन द रैग, टाइड इट टू द albatross legs and had watched the bird fly off। फिर घर जाने से पहले फ्रीज ने एक मैसेज लिखा और मैसेज लिखकर उसी पक्षी के पैर पर बांध दिया और वो उड़ते तक उसके तरफ देखते रहा। द नोट टोल्ड whoever received it, do not despair, help is near। मतलब वो नोट पे ये लिखा था कि जो कोई भी इस दुविधा में फंसा है तो उसे डिस्पेयर यानी डरने की, वरी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं मदद करने आ रहा हूं। फ्रीज देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन जेनी मॉन्ट्रोस। फिर फ्रीज किसी तरह वहां पे पहुंच गया और वो जो इंग्लिश लेडी थी, वुमेन थी, उसे बचाया। और वो लेडी नहीं थी, शी वॉज अ यंग वुमेन। उसी की तरह वो यंग मैन था और वो यंग वुमेन थी और उसका नाम था जेनी। दो shy at first, soon she got used to living with the Robinsons family। तो शुरुआत में जब उस फैमिली में आई तो वो थोड़ी शर्माती थी, लेकिन उनके साथ रहते रहते उसको उस परिवार की आदत हो गई थी। One day they saw a ship which had laid anchor। एक दिन, फिर 10 साल के बाद उनके साथ एक अच्छा सा हादसा हुआ कि एक शिप वहां पे उन्हें दिखाई दी और जिसने अपना एंकर, लंगर, उस जगह पे डाला था। एन शिपमेंट हैज बीन सेट अप ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड। और वो एक शिपमैन वहां पे दूसरे आइलैंड पे आकर रहने लगे थे। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लासेस, फ्रीज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप। अब जैसे उन्हें पता चला, फ्रीज को और उसके परिवार को, कि दूसरे आइलैंड पे कोई तो भी व्यक्ति आया है और वो कुछ सर्च कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्पाई ग्लासेस से, बाइनाकुलर से देखा। स्पाई ग्लासेस मतलब बाइनाकुलर, दूरबीन से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम उनके मदद से अपने घर वापस लौट सकते हैं और ये सारा सामान क्लीन अप करके हम उनके साथ लौट जाएंगे। दे डिड नॉट वॉन्ट द क्रू टू थिंक दे वर सीवेजेस। मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो दूसरे शिप पे जो लोग थे वो सोचे कि ये सीवेजेस है, यानी ये दुश्मन है, ऐसा उन्हें ना लगे। द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन, फ्रीज एंड हिज फादर, फ्रीज और उसके पिताजी, met the captain and told him their own history as well as Jenny's। तो नेक्स्ट दिन वो फ्रीज और उसके पिताजी उस नेक्स्ट आइलैंड पे जो शिप थी उनके कप्तान से मिलने गए और उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री उन्हें बता दी कि 10 साल उन्होंने कैसे गुजारे और जेनी नाम की लड़की उन्हें कैसे मिली और वो कैसे उनके परिवार में रहने लगी। To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired the captain search। मतलब ये आश्चर्यचकित था कि सरप्राइज ये था कि जेनी के फादर ने इंस्पायर्ड किया था कैप्टन को कि वो जेनी कहीं तो भी जिंदा होगी तो उसे ढूंढा जाए। He believed his daughter was still alive after 3 years। यानी 3 साल हो गए थे, वो बच्ची गुम गई थी, खो गई थी वहां पे, और उसके पिताजी का मानना था कि वो अभी भी जिंदा है तो उसे ढूंढा जाए, और ये उनका विश्वास सच हुआ। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर। और कैप्टन ने उनके बातों पे विश्वास कर उसकी खोज जारी की थी। और देखो, मेहनत का फल रंग लाया और उनकी बेटी उन्हें मिल गई। विद द बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन द फैमिली, पैसेंजर्स एंड द क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड। फिर ये सब जानने के बाद जो दूसरे शिप के लोग थे, वहां पे जो भी फैमिली थी, पैसेंजर्स थे और वहां पे क्रू मेंबर जो भी ब्रिटिश वेसल में वहां पे थे, वो सारे न्यू स्विट्जरलैंड, उस आइलैंड पे जहां पे फ्रिज की फैमिली रहती थी, विलियम की फैमिली रहती, रॉबिन्सन, उनसे मिलने गए, नए स्विट्जरलैंड की यात्रा करने। एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड द गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स। मतलब सब लोग आश्चर्यचकित थे कि 10 साल इस आइलैंड पे ये व्यक्ति रह रहे और इसमें से कोई भी मरा नहीं है और इनके पास काफी अच्छी वेल्थ है। वेल्थ मतलब
सुख सुविधा है, यानी खाने पीने के लिए है, इन्होंने खुद घर बना लिया और अच्छे से वो वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। एज द डे एंडेड, जैसे ही दिन खत्म होता है, द फादर रियलाइज दैट डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट हु वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड और रिटर्न विद द शिप। अब आखिर में जब दिन खत्म होता है, सारा सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद विलियम्स ने ये डिसाइड किया कि चलो डिसाइड करते कि कौन शिप से वापस स्विट्जरलैंड जाना चाहेगा और कौन उस न्यू स्विट्जरलैंड में रहना चाहेगा। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। और एलिजाबेथ और विलियम्स उस आइलैंड को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने अनमोल 10 साल उस जगह पे गुजारे थे, तो वो वहीं पे रहना चाहते थे। They had been there for so long and had grown used to their life। मतलब काफी सालों से, 10 सालों से वो वहां रह चुके थे और उन्हें वहां की आदत हो चुकी थी, वहां पे रहने की आदत पड़ चुकी थी। जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। तो जेनी ने पूछा कि क्या कोई उसकी मदद करेगा जो उसे इंग्लैंड तक छोड़ दे। वो इंग्लैंड की रहने वाली थी और उसने मदद मांगी। फ्रिज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, और तुरंत फ्रिज ने रिस्पॉन्स किया कि हाँ, आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं तुम्हें इंग्लैंड तक छोड़ दूंगा। ही ऑफर्ड चेरीज फॉर अस हु वर गोइंग टू यूरोप, और उन्हें चेरीज दिए गए, चेरीज अ फ्रूट दिए गए जो भी यूरोप जाने वाले थे। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड, वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आइलैंड। अर्नेस्ट दूसरी जगह पे अर्नेस्ट रहना चाहता था, वो अपने भाई के साथ जाना नहीं चाहता था। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, और जैक भी वहीं पे रहना चाहता था। वो दोनों भाई अपने माँ बाप के साथ उसी आइलैंड पे रहना चाहते थे, वो वापस स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहते थे। फ्रेंच द यंगेस्ट बॉय, और फ्रेंच जो सबसे छोटा था, डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिज इन लिविंग। उसने डिसाइड किया कि वो बड़े भाई के साथ, फ्रिज के साथ वापस स्विट्जरलैंड चले जाएगा। फ्रेंच वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन। अब फ्रेंच जो चाहता था अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता था, ही वांट टू कंप्लीट हिज एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन। बिफोर फ्रिज लेफ्ट, फ्रिज उस आइलैंड से जाने से पहले, ही टोल्ड हिज पेरेंट ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड विश टू मैरी हर। वो फ्रिज उस जहाज से जाने से पहले, जहाज में जाने से पहले, आइलैंड से जाने से पहले उसने अपने पिताजी को बताया कि वो जेनी से काफी प्यार करता है और उसके साथ शादी करके घर बसाना चाहता है। द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर्स दैट हैड ऑन द आइलैंड। अब जो विलियम्स थे, उनके साथ जो भी एडवेंचर्स हुए उस आइलैंड पे, उन्होंने उसका एक नोट रखा था, उसको लिख के रखा था एक जगह पे। ही हैड ओवर द जनरल टू द कैप्टन टू बी पब्लिश्ड देन द शिप डिपार्चर। और जो भी चीजें, जो भी घटनाएं उन्होंने, विलियम्स ने उस डायरी में लिखी हुई थी, वो उस शिप के कैप्टन को सौंपी गई और उन्होंने कहा कि इस चीज को आप पब्लिश कर देना। और वो विलियम्स और उसके जो बाकी 2 बच्चे और वाइफ उसी आइलैंड पे रुके, और बाकी फेरन और फ्रीज और जेनिफर और उस दूसरी शिप के व्यक्ति वहां से चले गए। द शिप डिपार्चर, और शिप वहां से निकल पड़ी। सो दिस वॉज अ लॉन्ग बिग लेसन। अब ये लेसन है, इस पे एक मूवी भी बन चुके, ग्राफिक्स भी बन चुके, कार्टून्स भी बने हैं। ओके, उसकी एक छोटी सी घटना यहाँ पर दी गई है, शॉर्टकट में ये स्टोरी बताई गई है। तो इसमें मूवी बनी हुई है, तो हम वो मूवी भी देख सकते हैं ना। तो इस मूवी से, इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि भले ही जाने अनजाने में हम कई अगर नई जगह पे पहुंचते हैं तो हमें पैम्पर होने की, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए और वहां पे धैर्यपूर्वक अपना काम करना चाहिए, तो हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं और किसी भी नई जगह पे इंसान रह सकता है। और एडवेंचर हर एक किसी के लाइफ में आते हैं, तो उससे हार नहीं मानना चाहिए। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।